बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, बखैर रखिए। इसमें आतिफ वकास और आज हम सेकेंड ईयर फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के इस दूसरे लेक्चर में बात करेंगे कूलॉम्स लॉ की। डियर स्टूडेंट्स, ये बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे पेपर में आ सकता है और क्योंकि इसके साथ जो है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी एसोसिएटेड हैं, जो एग्जाम्पल 11.1 असाइनमेंट 11.1 और साथ में आपकी एक्सरसाइज की पहले कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो है वो इसी लॉ के साथ रिलेटेड है। सो इट्स अ लॉन्ग क्वेश्चन एंड इसके साथ साथ ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए भी इंतहाई इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत सारी टेक्निकल पॉइंट्स हैं जिसको आप मुख्तलिफ एंट्री टेस्ट वगैरह में इससे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। सो उन बातों को भी हम डिस्कस करेंगे। बहरहाल सबसे पहले किसी भी लॉ को जब आप पढ़ते हैं तो उसकी सबसे पहले हम स्टेटमेंट देखते हैं। ये स्टेटमेंट जो है जाहिर है हर जगह पे सेम होगी। सो स्टेटमेंट कूलम लॉ की है, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस। अब ये चीज़ें नोट करती जाएंगी तो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस is directly proportional to the product of magnitude of charges and is inversely proportional to the square of separation between them। तीन इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर आपको नज़र आ रही हैं। एक तो सबसे पहले कूलम ने ये कहा कि किसी दो पॉइंट चार्जेस के दरमियान जो फोर्स होती है वो अट्रैक्टिव भी हो सकती है, वो रिपल्सिव भी हो सकती है। कूलम ने ऐसी कोई बात यहाँ पे नहीं की, उसने सिर्फ कहा है कि उस फोर्स का मैग्नीट्यूड, कि इस फोर्स का मैग्नीट्यूड जो दो चार्जेस की वजह से लग रहा है, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड जो है वो किन दो चीज़ों पे जो 2 पॉइंट चार्जेस यहाँ पे बात किया उन्होंने। 2 पॉइंट चार्जेस का मतलब ये है कि ऐसे दो चार्जेस कि जिनके दरमियान सेपरेशन जो है उनके साइज के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा है, यानी सेपरेशन जो है इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन देयर साइज। तो हम उन चार्जेस को पॉइंट चार्जेस कह सकते हैं। ये बेशक स्फीयर्स हो सकते हैं लार्ज, लेकिन वो इतने एक दूसरे से दूर हो कि इनके माबैन का जो डिस्टेंस है, इनके दरमियान की जो सेपरेशन है वो उनके साइज से काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए। तो हम किसी भी दो चार्ज बॉडीज़ को पॉइंट चार्जेस कंसीडर कर सकते हैं। बहरहाल कूलम ने पॉइंट चार्जेस कंसीडर किए थे। उसके मुतालिक हम बाद में भी बात करते हैं क्यों पॉइंट चार्ज की ज़रूरत पेश आई। बहरहाल दो पॉइंट चार्जेस हैं, ठीक है। पॉइंट एक ज्योमेट्रिकल एंटिटी है। जब भी हम कहते हैं ना पॉइंट मास या पॉइंट चार्ज, तो इसका मतलब ये होता है कि उसका कोई साइज नहीं है, पॉइंट का रेडियस नहीं होता और पॉइंट जो है उसका रेडियस नहीं होता और पॉइंट जो है उसमें कोई रोटेशन नहीं होती, न उसका कोई रेडियस होता है। और जब रेडियस नहीं होगा तो कोई एंगुलर क्वांटिटी एसोसिएटेड नहीं होगी, यानी रोटेशन वगैरह नहीं होंगे। सो कूलम ने पॉइंट चार्जेस की बात की थी। तो उसने कहा था कि इनके दरमियान की जो फोर्स होती है वो चाहे अट्रैक्टिव हो या रिपल्सिव। हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि जब वो सिमिलर चार्जेस होंगे, चाहे दोनों पॉजिटिव हो चाहे दोनों नेगेटिव हो, वो फोर्स रिपल्सिव होगी, और अगर वो अपोजिट चार्जेस हैं तो वो फोर्स अट्रैक्टिव होगी। जो कुछ भी है उसका मैग्नीट्यूड कूलम ने कहा था किन दो बातों पे डिपेंड करता है। नंबर 1, मैग्नीट्यूड पहले तो डिपेंड करता है प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस पे, प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट, Q1 पे जितना चार्ज है, Q2 पे जितना चार्ज है, उनको मल्टीप्लाई करो, जितना प्रोडक्ट ज़्यादा आएगा उतनी फोर्स ज़्यादा होगी। ये पॉइंट याद रखें। दूसरी जो चीज़ है उसने कहा था कि इट इज़ इनवर्सली रिलेटेड टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। दूसरी जो चीज़ है वो ये फोर्स इस नेचर का है, ये फोर्स इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करता है।
इस पे भी हम बात करते हैं आगे, लेकिन ये दो बातें उसने की। उसने कहा था कि जी फोर्सेस चार्जेस का प्रोडक्ट ज़्यादा होगा, फोर्स ज़्यादा होगी। वो चार्जेस आपस में करीब करीब होंगे, फोर्स स्ट्रांग होगी, दूर होते जाएंगे, फोर्स वीक होती जाएगी। इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करता है। आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में ग्रेविटेशनल फोर्स को देखा था। देखिए हमारे पास नेचर में 4 तरह की बेसिकली फोर्सेस होती हैं, और दो उसमें है लॉन्ग रेंज फोर्सेस, यानी लॉन्ग रेंज फोर्सेस हमारे पास 2 है। एक है ग्रेविटेशनल और दूसरी जो है वो इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक हम इसको कह लेते हैं फिलहाल पर, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये दोनों फोर्सेस जो है वो लॉन्ग रेंज फोर्सेस है। लॉन्ग रेंज फोर्स का मतलब क्या होता है? लॉन्ग रेंज फोर्स का मतलब यानी दोनों फोर्सेस जो है ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करते हैं। ये कब जीरो होते हैं? कहाँ पर? इफ आर अप्रोचेस टू इंफिनिटी। ये मैं यहाँ पर थोड़ी सी चेंजेस कर लूँगा, इक्वल टू नहीं, मैं ये कह दूंगा कि फोर्स अप्रोच टू जीरो करेगी अगर आर इंफिनिटी हो। हमें आर की ऐसी कोई वैल्यू याद ही नहीं है जो पुट करने से फोर्स जीरो हो जाए, इसलिए इस फोर्स को हम लॉन्ग रेंज फोर्स कहते हैं। दूसरी जो फोर्सेस है, जैसे यहाँ पे मैंने कहा एक ग्रेविटेशनल है और दूसरी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस है, ये दोनों इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करते हैं, दे आर लॉन्ग रेंज फोर्सेस। शॉर्ट रेंज फोर्सेस जो है वो फिर 2 हैं। शॉर्ट रेंज जो है, शॉर्ट रेंज फोर्सेस जो है वो 2 हैं। एक वीक न्यूक्लियर फोर्स, ये फाइनली जब हम आखिरी चैप्टर के लेक्चर्स कर रहे होंगे वहाँ पर मैं एक्सप्लेन करूँगा। और दूसरा है जी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, दे आर जो है शॉर्ट रेंज फोर्सेस। ये एक ख़ास सेपरेशन पे अगर पार्टिकल्स पड़े हो तो उनके दरमियान न्यूक्लियर फोर्स होती है। अगर डिस्टेंस ख़ास हद से ज़्यादा किया जाए तो ये फोर्स यकसर ख़त्म हो जाती है, बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। ये जबकि ऐसी फोर्स है कि ये कहीं इन्फिनिटी पे जाके ख़त्म हो सकती है। तो कूलम लॉ ग्रेविटेशनल फोर्स भी और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी, ये दोनों जो है ये लॉन्ग रेंज फोर्सेस है। ये बात पॉइंट में याद रहे आपको। अब वो मैं इन दोनों को कंबाइन करता हूँ। यहाँ पर आर स्क्वायर, अक्सर लोग पूछते हैं यहाँ पर आर स्क्वायर क्यों है, तो इसकी भी रीज़न है। और ये जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तब मैं आपको पता चलेगा कि यहाँ पर आर स्क्वायर क्यों है। ये फील्ड जो है, अगर आप एक्सपेरिमेंटली 2 चार्जेस उठाएं और इनके दरमियान आप सेपरेशन चेंज करते जाएं तो ग्राफ जो बनेगा उस ग्राफ से आप को अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि ये 1/r² क्यों आता है। कुछ ही देर में हम वो भी डिस्कस करते हैं। बहरहाल इतना याद रखें कि प्रोडक्ट की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो फोर्स और स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तीसरी जो चीज़ यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, एंड दैट इज़ द मीडियम। अगर मैं इसको इक्वेशन लिखूँ तो यहाँ पर कूलोम्स कांस्टेंट आएगा और दैट इज़ Q1 Q2 डिवाइडेड बाई r²। K इज़ द कूलोम्स कांस्टेंट, ठीक है। अगर मैं इसकी बजाय कोई और मीडियम लूँ, यानी कूलम लॉ की ये तो तब की सिचुएशन है जब चार्जेस फ्री स्पेस में है। अभी मैंने उनके फोर्स की डायरेक्शन की बात नहीं की, मैं सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ। द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज लाइक दिस। सो ये उन फोर्सेस का मैग्नीट्यूड है। इन सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। इन दोनों में से एक बढ़ता है या दोनों बढ़ते हैं तो ये इस पे असर पड़ता है। बहरहाल मैं यहाँ पर ये कर देख लेता हूँ कि फ़िलहाल आप इस मैथमेटिकल फॉर्म को बिल्कुल इसी तरह से याद रखें जिस तरह से आपके पास सामने पड़ा हुआ है। मैं इसको एक बॉक्स में बंद कर लेता हूँ और कुछ ही देर में हम इस पर दोबारा आते हैं। लेकिन लेट मी दिस, ये अब
हम चलते हैं जी किस चीज़ की तरफ। अब हम थोड़ा सा और आगे जाते हैं। पहले तो अब फ्री स्पेस में ये चार्जेस पड़े हुए थे, मैं इनको अब फ्री स्पेस के अलावा किसी और मीडियम में रख लेता हूँ। मैं कहता हूँ कि जी अब उन दोनों के दरमियान कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम पड़ा हुआ है और मैंने इन दोनों को उस मीडियम के अंदर रखा हुआ है, ठीक। अब वो डाइलेक्ट्रिक मीडियम इनको कैसे इफेक्ट कर सकता है, ठीक। अब डाइलेक्ट्रिक मीडियम उसका क्या करेगा, फोर्स, कूलम फोर्स between two charges in the presence of dielectric, ये कैसे होगी, इस बात को अंडरस्टैंड करने के लिए आप once again इसको एक नए फॉर्म में लिख लें। इस दफ़ा F मीडियम होगा, यानी कूलम लॉ इन डाई इलेक्ट्रिक मीडियम। अब मैंने क्या किया, दे आर हैविंग सम डाई इलेक्ट्रिक मटीरियल इंसर्टेड बिटवीन देम। नाउ मीडियम की जो फोर्स होगी, यहाँ पर मैं एक चीज़ डिफरेंट कर रहा हूँ, के डैश लिख रहा हूँ। पहले मैंने के लिखा था, मैं दोबारा उस पर जाता हूँ, लेकिन मैंने यहाँ पर के डैश लिखा और बाकी तो मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया। वही 2 पॉइंट चार्जेस हैं जो पहले थे, Q1 और Q2, वही उनके दरमियान सेपरेशन है। मैंने एक चीज़ चेंज की है, मैंने K की जगह K डैश लिखा। अब K क्या है, K खुद जो है दैट इज कूलम्स कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू क्या है, 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई कूलम स्क्वायर। ये उसके की वैल्यू है। लेकिन इसके साथ साथ के डैश जो है, इसका भी आपको मालूम होना चाहिए कि के डैश क्या है। अब ये के डैश उस के से डिफरेंट है। के को अगर आप एक्सप्लोर करें तो के के अंदर ये पड़ा हुआ है। जब हम गास लॉ पढ़ लेंगे आपको पता चल जाएगा कि ये कहाँ से आया। बहरहाल ये के अंदर मौजूद है कि इस चीज़ की इक्वल है, और तभी इसकी वैल्यू 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर है। लेकिन यहाँ पर जो एप्सिलॉन नॉट है दैट इज कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये फ्री स्पेस की परमिटिविटी है, यानी कोई भी रीजन हो उसकी परमिटिविटी का मतलब ये होता है कि वो रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कितना इफेक्ट कर सकता है। मीडियम की वो प्रॉपर्टी कि जिसकी बेस पर ये इलेक्ट्रिक इंटरेक्शन बिटवीन चार्जेस को इफेक्ट कर सके। मीडियम की कुछ प्रॉपर्टीज मैग्नेटिक प्रॉपर्टी यानी मैग्नेटिक फील्ड्स को इफेक्ट कर सकती हैं, उनको फिर हम कहते हैं परमिएबिलिटी ऑफ दैट मीडियम। लेकिन परमिटिविटी ऑफ मीडियम जो होती है किसी भी मीडियम की, ये तो फ्री स्पेस की किसी भी मीडियम की वो एबिलिटी है जो दो चार्जेस के दरमियान इलेक्ट्रिक इंटरेक्शन को इफेक्ट कर सके। अब फ्री स्पेस के लिए इसकी वैल्यू मालूम है, दैट इज 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसके यूनिट के यूनिट्स के अपोजिट रेसिप्रोकल होते हैं क्योंकि ये इन्वर्सली रिलेटेड है। ये तो फ्री स्पेस के लिए। जब किसी और मीडियम की होगी, जैसे यहाँ पर मैंने बात की, तो वहाँ पर के डैश जो है, के डैश के से मुख्तलिफ होता है। इट इज के डिवाइडेड बाई सम कांस्टेंट। व्हाट इज दिस कांस्टेंट? वी कॉल दिस इज रिलेटिव परमिटिविटी डाई इलेक्ट्रिक जो भी इंसर्टेड है, जो डाइलेक्ट्रिक आपने यूज किया है उस डाइलेक्ट्रिक की रिलेटिव परमिटिविटी, यहाँ पर एक आर होता है रिलेटिव परमिटिविटी। एक बात याद रखें, रिलेटिव परमिटिविटी जो है असल में इसके कोई यूनिट्स नहीं होते। रिलेटिव परमिटिविटी हर मीडियम की, जैसे कि मैंने कहा था कि हर मीडियम में की अपनी एक परमिटिविटी होती है, और
अगर किसी मीडियम की परमिटिविटी ऑफ मीडियम को परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इनर्ट पे डिवाइड किया जाए तो आपको रिलेटिव परमिटिविटी मिलती है। ये हमेशा 1 से ज़्यादा होती है। रिलेटिव परमिटिविटी हमेशा 1 से ज़्यादा होती है। इसका मतलब ये है कि के डैश जो है हमेशा के से कम होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 से लार्जर वैल्यू आएगी, रिजल्ट्स कम हो जाएगा। तो के डैश जो है ये के से कम है। इसीलिए अब यहाँ पे देखें, मीडियम की मौजूदगी में जो फोर्स होगी एफ मीडियम वो कम होगी उस फोर्स से जो मीडियम के बगैर था। मीडियम के बगैर जो था दैट वाज के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। इस के डैश की जगह के बाई एप्सिलॉन आर में पुट कर सकता हूँ, जो कि यहाँ पे मैंने बता दिया। इसीलिए आप कह सकते हैं कि किसी मीडियम के अंदर जब चार्जेस पड़े हों तब उनके दरमियान जो फोर्स होती है वो उस फोर्स से कम होती है जो वो चार्जेस फ्री स्पेस में एक दूसरे पे लगाते हैं। यहाँ पर के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर की जगह में 1 बाई एप्सिलॉन आर बाहर लिख लेता हूँ, जो बच गया वो एफ वैक्यूम के इक्वल है। इसीलिए ये आप नोट कर लें कि जब भी आपको वैक्यूम की फोर्स और मीडियम की फोर्स दी गई हो तो आप उनके रेशो से वैक्यूम की जो फोर्स है डिवाइडेड बाय मीडियम की मौजूदगी में जो फोर्स है उनका रेशो हमेशा आपको उस पार्टिकुलर मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी के बारे में बताएगा। याद रहे इसके कोई यूनिट्स नहीं होते। क्यों? क्योंकि ये दो एक जैसी चीज़ों का रेशो है, यूनिट्स नहीं होते। तो यहाँ तक बात याद रहे। कभी कभी ये होता है कि आपको फोर्स गिवन होती है, लाइक पहले कहते हैं कि जी 100 न्यूटन फोर्स थी दो चार्जेस के दरमियान, और जब डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया तो वो 95 हो गई या 90 हो गई। तो आप बताएं कि जी उस रिलेटिव उस पार्टिकुलर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है या इसकी रिलेटिव परमिटिविटी क्या है। तो रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक ही बात होती है। तो आप इस तरीके से फाइंड करेंगे, एफ वैक्यूम को एफ मीडियम पे डिवाइड करेंगे। ये बात याद रहे कि वैक्यूम की फोर्स ज़्यादा होती है मीडियम की फोर्स से। इसके बाद हम अगर देखें वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम लॉ, ये भी इम्पॉर्टेंट है, आपको मालूम होना चाहिए। उसका ग्राफ भी हम देखते हैं। बहरहाल पहले वेक्टर फॉर्म ज़रा देखें। कूलम लॉ का वेक्टर फॉर्म यहाँ पे मैं इसको जी दोबारा पहले पेज पे ज़रा चलते हैं। यहाँ पे मैंने दो चार्जेस बनाए हैं, पॉइंट चार्जेस बनाए हैं, उनके दरमियान सेपरेशन ज़्यादा रखी है। पॉइंट से थोड़ा बड़े बनाए हैं लेकिन ताकि आपको नज़र आए। अब देखिए ये जो चार्ज है ये इस चार्ज के ऊपर फोर्स लगा रहा है ना, इस डायरेक्शन में। अब मैंने ये नहीं कहा कि ये दोनों पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं, लेकिन ये इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है। तो इसको मैं वो फोर्स कह रहा हूँ जो फोर्स ऑन चार्ज 2 बिकॉज ऑफ चार्ज 1। ये बात मैं इस फोर्स को मैं मैथमेटिकली कैसे लिखूंगा? मैं लिखूंगा फोर्स ऑन Q2 because of या ड्यू टू Q1। Q2 के ऊपर जो लग रहा है यानी F2 2 के ऊपर किस वजह से? 1 की वजह से जो फोर्स लग रहा है। अब ये वेक्टर फॉर्म में मैं लिखना चाह रहा हूं तो क्या होगा? इस फोर्स की डायरेक्शन 1 से 2 की तरफ होगी, इसलिए मैं यूनिट वेक्टर कौन सा पुट करूंगा? R12 और मैग्नीट्यूड वही रहेगा जो कुछ देर पहले आपने कैलकुलेट वो लिख लिया, डिराइव किया। तो के मैंने लिखा, मैंने फिलहाल इनको फ्री स्पेस में एज्यूम किया है। अकॉर्डिंगली अगर वो किसी और मीडियम में है तो इसकी रिलेटिव परमिटिविटी डिनोमिनेटर में आ जाएगी। बहरहाल ये 2 के ऊपर 1 की जो फोर्स है, अब इसी बात को मैं थोड़ा सा चेंज करके लिख लूँ, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू
Q2 की वजह से Q1 पे कितनी फोर्स लग रही है? Once again, force on 1 because of 2, that is equal to K Q1 Q2 divided by R square into R2 1 2 से 1 की तरफ। अगर आप इस दूसरे डायग्राम को देखें, अब मैं इस डायरेक्शन में यानी चार्ज 1 के ऊपर चार्ज 2 की वजह से जो फोर्स लग रही है उसका यूनिट वेक्टर इस डायरेक्शन में है, जिसको मैं R21 लिख रहा हूँ, और वो फोर्स जो है F12 है, फोर्स ऑन चार्ज 1 बिकॉज ऑफ चार्ज 2। तो आप देख सकते हैं 1 2 के ऊपर जितनी फोर्स लगा रहा है 2 1 के ऊपर उतनी ही फोर्स लगा रहा है। मैग्नीट्यूड दोनों के एक जैसे, डायरेक्शन का फर्क है। तो डायरेक्शन का फर्क अगर आप देखें तो वो ऐसे हम कर सकते हैं, R12 इज इक्वल टू माइनस R21। अगर आप इन दोनों को स्विच कर लें, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर लें, आपको क्या मिलता है? आपको जी मिल जाता है क्या? लेट मी पिक द कलर। यस, अब आपको अगर इस दूसरे में R21 की जगह या यहाँ पर R12 की जगह माइनस R21 पुट कर ले तो F21 क्या हो जाएगा? K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, और R12 की जगह मैं माइनस R21 पुट कर लेता हूँ तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, और यहाँ पर जो कुछ भी बचेगा दैट वुड बी K Q1 K2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, साथ में R21 तो इस दूसरे के इक्वल है, इसलिए मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ माइनस F12। तो आपको नजर आ रहा है कि जी दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड एक जैसा है, लेकिन उनकी डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है। अब यहाँ तक तो बात समझ आ गई है। कभी कभी क्वेश्चन इस तरह दिया गया होता है कि दो ऑब्जेक्ट्स हैं और एक फॉर एग्जांपल 5 माइक्रोकूलम है। एक क्वेश्चन लेट सपोज मैं पूछूं, एक 5 माइक्रोकूलम है और दूसरा 10 माइक्रोकूलम है, और मैं आपसे पूछूं कि वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, उनके फोर्सेस का रेशो बताएं। तो अगर तो चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम हो या डिफरेंट हो, वो एक दूसरे के ऊपर एक जितनी फोर्स लगाते हैं, फोर्स प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। तो चाहे आप 5 क्रॉस 10 कर लें या 10 क्रॉस 5 कर लें, रिजल्ट सेम आता है। इसलिए उन फोर्सेस का रेशो 1:1 होगा। आप ऐसा नहीं कहें कि जी एक लार्जर बॉडी है, चार्ज है, और एक स्मॉल चार्ज है तो लार्ज चार्ज ज़्यादा फोर्स लगाएगा, ऐसा नहीं होता। दोनों एक दूसरे के ऊपर एक जितनी फोर्स लगाते हैं। सो ये बात यहाँ पे याद रखें। फिर अगर इसका ग्राफ देखें, मैं अब इसका ग्राफ बनाना चाहूँ कि जी फोर्स और आर के दरमियान ग्राफ क्या होगा, तो ग्राफ यूँ होता है। ये फॉर एग्जांपल एक एक्सिस है, ये दूसरा एक्सिस है, ठीक है। इसमें मैं आर लिख लेता हूँ और एक में मैं फोर्स लिख लेता हूँ। यहाँ पर आर है, यहाँ पे फोर्स है, ठीक है। अब फोर्स फॉर एग्जांपल ये है जो जिसके लिए आर ये है। अब मैं आर को डबल करता हूँ, यानी आर को थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पे ले आता हूँ, तो फोर्स क्या हो जाता है? फोर्स बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है। ग्राफ ऐसे होता है, और इस ग्राफ का मैथमेटिक्स में मतलब ये है कि ये इनवर्स स्क्वायर ग्राफ है। आप वैल्यूज पुट करें, आपके पास रिजल्ट आएगी। मैं आपको एक सिंपल सी जो है टेक्निक बता दूं। आप ये फार्मूला तो ऑलरेडी जानते हैं, ठीक है। तो पहले एक दफ़ा इसमें सबकी वैल्यू 1 पुट कर लें, लेट सपोज, तो एक वैल्यू आपके पास आ जाएगी। फिर आर को 1 पुट कर ले, फिर 2 पुट कर ले, फिर 3 पुट कर ले, और जो रिजल्ट्स आते हैं वो इस पे प्लॉट करें, आपको इस तरह से ग्राफ मिलेगा। तो ये 1/r² का ग्राफ है। अगर सिर्फ 1/r होता तो ये ग्राफ ऐसे होता। अगर सिर्फ 1/r होता, या आगे पोटेंशियल में आप देख लेंगे, पोटेंशियल में ऐसे होगा, ऊपर होगा, लेकिन 1/r² का ग्राफ इस तरह होता है कि स्लोप उसका ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये बात एक, तो ये बात याद रखें। कभी कभी इस तरह दिया गया होता है कि आपको ये नहीं कहा गया होता कि सॉरी, ये ग्राफ इस तरह होता है। लेट मी ड्रा दैट वन एज वेल। वो ग्राफ कभी कभी इस तरह होता है, वो कहते हैं कि जी इन दो चीज़ों के दरमियान ग्राफ बताएं,
एक उसने फोर्स दिया होता, एक डायरेक्ट 1/r² होता है, तो डायरेक्ट 1/r² गिवन होगा तो फिर ग्राफ इस तरह होगा, स्ट्रेट होगा। तो ये इसके मुतालिक याद रखें। नेक्स्ट जो है आप अगर मटेरियल मीडियम में, अब इसको फाइनली मैं, जैसा कि मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, F इन मीडियम is less than F in vacuum, and F vacuum और F medium का जो रेशो है, इससे हमारे पास एप्सिलॉन R आता है। और बाकी जो है, अगर इस एग्जाम्पल को आप देखें, आपकी टेक्स्ट बुक में एग्जाम्पल 11.1 है, उसमें उसने 2 चार्जेस दिए हैं, ठीक है, और उनके दरमियान कोई पॉइंट दिया है। वो कहते हैं कि जी इस Q2 के ऊपर टोटल फोर्स फाइंड करें। सो इट्स वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। पहले आपने इन दो के दरमियान फोर्स फाइंड करनी है, फिर इन दो के दरमियान फोर्स फाइंड करनी है, और फिर उन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, ये देखते हैं। देखिए, अगर इस सिचुएशन में थोड़ा सा कलर चेंज कर लूँ ताकि आपको क्लियरली नज़र आए, ये रहा वाइट। हाँ, एक फोर्स इधर इसमें लगी Q1 की वजह से, उसको मैं कह देता हूँ F1। क्यों इस डायरेक्शन में, ये नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव की तरफ होती है, पॉजिटिव से अवे होती है, अट्रैक्टिव फोर्स है। ये नेगेटिव है तो एक फोर्स इस पे इस तरफ लगेगी। अब मुझे इन दोनों का सम चाहिए, एक F1 है और एक F2 है। तो आपकी टेक्स्ट बुक में ये सारी चीज़ें मौजूद है, Q1 की भी वैल्यू दी गई है। मैं ज़रा चेक कर लूँ, मेरे पास यहाँ पे बुक है, इसमें उसने कहा है Q1 जो है -5 कूलम है, ये -5 माइक्रो कूलम, और Q2 जो है दैट इज़ 10 माइक्रो कूलम, बल्कि अब तो प्लस है, तीसरा -12 माइक्रो कूलम है। तो इट्स वेरी सिंपल। एक आपने इन दो के दरमियान फोर्स फाइंड करनी है, जिसको मैं F1 कहूँगा, एक इन दो के दरमियान फोर्स फाइंड करनी है, जिसको मैं F2 कहूँगा। आपके लिए फार्मूला मौजूद है, KQ1 Q2 divided by R1 square, this is R1 and we call this one as R2, okay? So एक F1 होगा और दूसरा जो है F2 होगा, Q2 Q3 डिवाइडेड बाई R2 स्क्वायर, इन दो के दरमियान। और इस पॉइंट पे आपको नजर आ रहा है कि वो 180 एक दूसरे से अपोजिट है, तो सिंपली इन दोनों का डिफरेंस लेना है। K की वैल्यू आप जानते हैं 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर है। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, आप सिंपली उन दोनों फोर्सेस का डिफरेंस फाइंड करेंगे। टोटल फोर्स जो है वो किस डायरेक्शन में होगी वो आपको नजर आ जाएगा। जो फोर्स ज्यादा है उसी डायरेक्शन में नेट फोर्स होगी। आप इस तरीके से करेंगे, F1 - F2 या F2 - F1। आपने सिर्फ मैग्नीट्यूड बताना है, तो मेरा ख्याल है ये फोर्स ज़्यादा होगी इस फोर्स से। मैंने थोड़ा सा चेक किया क्योंकि ये 12 और 10 के दरमियान प्रोडक्ट पे डिपेंड करती है, तो इनका प्रोडक्ट ज़्यादा आता है, इसलिए लार्जर को पहले लिखे या एब्सोल्यूट लिखे, नेगेटिव का साइन ही इग्नोर करें। मैग्नीट्यूड इससे आपको मालूम हो जाएगी, लेकिन डायरेक्शन के लिए आप फिर बताएंगे जो लार्जर फोर्स है तो आप उसी डायरेक्शन में फोर्स के मुतालिक इंफॉर्मेशन देंगे। तो ये आप बाकी खुद सॉल्व कर लें इंशाल्लाह। नेक्स्ट लेक्चर में मैं चाह रहा था कि इसको भी हम सॉल्व करें असाइनमेंट 1.1 को, लेकिन इसका मैं थोड़ा सा आपको हिंट बता दूं, बाकी आप घर में इसको ट्राई कर लें, नहीं तो फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसको भी एक्सप्लेन कर लूँगा। लेकिन आई होप आप कर सकते हैं। इसमें बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। उसने कहा है कि नेट फोर्स इस पे जो लग रही है ना वो 0 है, ये नल पॉइंट है। वो मैंने लेक्चर में आपको बताया है कि नल पॉइंट दो चार्जेस के दरमियान कहाँ हो सकता है। बहरहाल अगर ये दोनों पॉजिटिव हैं जैसा कि उसने बताया है, अच्छा Q3 अननोन है, Q3 अननोन है, लेकिन Q1 और Q2 दोनों पॉजिटिव है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर स्ट्रेटजी क्या होगी, F नेट अगर 0 है
अगर एफ नेट 0 है तो इसका मतलब क्या है कि F1 और F2 का सम 0 है। इसका मतलब है कि वो एक दूसरे की मैग्नीट्यूड में एक जितने हैं, डायरेक्शन में अपोजिट है, इसलिए एफ नेट इज 0। यहाँ पर आप ये लिख लें F1 इक्वल्स टू F2। F1 और F2 आपस में इक्वल है, तो F1 जो है दैट इज K Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर R1 स्क्वायर, एंड F2 जो है K Q1 Q2 डिवाइड बाई R2 स्क्वायर। रीअरेंज कर ले, K और K कैंसिल हो जाएगा, Q2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे एक Q2 है और एक Q3 है, सॉरी एक Q2 है और एक Q3 है F2 में, सो F2 इन दो के दरमियान लग रहा है। तो अब मुझे बताएं कि अगर मैं इसको रीअरेंज कर लूँ, यानी Q3 को उधर ही रहने दूँ और R2 स्क्वायर इधर आ जाए, नीचे R1 स्क्वायर ऑलरेडी मौजूद है, Q1 ऊपर मौजूद है, तो मैं इसको इस तरह लिखूं, या मैं Q3 का फाइनल फार्मूला इस तरह लिख सकता हूं, R2 डिवाइड बाई R1 इंटू Q1, इसका स्क्वायर भी होगा और इसमें वैल्यूज पुट कर ले, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में किसी और कंसेप्ट के साथ फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह पामान।